लेकिन अपने इरादों पर तेरी हार तेरे हौसले से कम नहीं होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने दबंग IPS ऑफिसर की, जिनका नाम सुनते ही क्रिमिनल्स को पसीना छूटने लगता है। एक छोटे से गांव से किसान का बेटा IPS ऑफिसर बनता है और उनका काम करने का और उनकी पर्सनालिटी देखकर आजकल के बहुत सारे युवक इंस्पायर होते आ रहे हैं। चलो आज मुलाकात करते हैं अपने दबंग IPS ऑफिसर डॉक्टर प्रताप राव दिगावकर साहब जी से। साहब नमस्ते, हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। आपकी पर्सनालिटी और आपको हमने कई बार टीवी और बाकी जगह देखा है। जब आप यूनिफॉर्म पर रहते थे तो बहुत रॉयल लुक लगता था, दबंग पर्सनालिटी लगती थी। कैसे फील होता है जब एक गरीब किसान का बेटा IPS ऑफिसर बनता है और उनके हाथ में बहुत सारी पावर दी जाती है? मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा, क्योंकि हमारा जो घर की जो सादगी थी, जो हमारी संस्कृति थी, मेरी माताजी वारकरी संप्रदाय, वारकरी कल्ट से काम करती थी। पिताजी कुछ दिन प्राइमरी टीचर थे और रिटायर के बाद वो गांव में किसान बन गए। और बचपन से हमारा खेती से लगाव रहा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तभी भी हमको खेती में जाके काम करना पड़ता था। मेरा गांव निताने करके गांव है, 1500-1600 बस्ती का एक कस्बा है, बागलान तहसील, नासिक जिले में। और सब लोग काश्तकार है, किसान है। तो बचपन में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी लगती थी। सर, आपकी पर्सनालिटी और आपका काम करने का तरीका देखकर आपका नाम सुनते ही जो क्रिमिनल्स है उनको पसीना छूटने लगता है। ऐसी क्या काम करते हैं जो आप, ऐसा क्या दबदबा है जो क्रिमिनल्स को डर लगता है आपका? नहीं, मेरा पहले दिन से, मैं जिंदगी का एक किस्सा बताता हूँ। जिस दिन मैं DSP का ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन हुआ, DYSP का ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन हुआ, उस दिन मैंने नासिक में एक फुटपाथ पे से एक 15 रुपये में छत्रपति शिवाजी महाराज के कागज का एक फोटो लिया जी, और वो 35 रुपये का एक फ्रेम बनाया जी। जिस दिन मैं सर्विस में ज्वाइन किया, मैंने DYSP करके जिस दिन से मेरा कार्यकाल चालू किया, उस दिन से वो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा मैं मेरे कुर्सी के पीछे लगाता था। और 34 साल एक ही फोटो मेरे कुर्सी के पीछे रहता था। और छत्रपति शिवाजी महाराज मुझे प्रेरणा देते थे जी। छत्रपति शिवाजी महाराज की सिखलाई, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य चलाने का संकेत, छत्रपति शिवाजी महाराज का किसानों के प्रति उत्तरदायित्व और जनता के प्रति उत्तरदायित्व, ये सब मैंने 100% जिंदगी में फॉलो किया। और वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो तत्व है जी, वो तत्व के अनुसार मैंने पूरी सर्विस की जी। इसके लिए मुझे जिंदगी में मेरा जो सेवा काल है बहुत ही अच्छा गया। प्रेसिडेंट मेडल मुझे मिले, DG इंसिग्निया मिला, वनश्री पुरस्कार मिला, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, महात्मा गांधी पीस अवार्ड मिला, और अब्दुल कलाम फाउंडेशन का बेस्ट ब्यूरोक्रेट ऑफ द कंट्री ये भी मिला। तो 3 चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया। पहला, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सिखलाई है उसका मैंने तंतोतंत पालन किया। दूसरा, मैंने मेरे ऑफिस में अभ्यागत मिलने का वक्त कभी नहीं रखा। नहीं तो हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में सिर्फ 4 तो पास, 4 से 6 लेके लोगों को मिलने के लिए टाइम देती। मैंने विजिटर्स का टाइम कभी भी नहीं रखा। 9:30 से लेकर रात के 8 बजे तक मैं विजिटर्स को अटेंड करता था।
तीसरा, मेरा मोबाइल नंबर मेरे कार्य क्षेत्र में मैं सबको पास दे देता था जी। मैं अभी नासिक आईजी रेंज करके था, तो 2,20,00,000 लोगों को मैंने मेरा मोबाइल नंबर पे वर्तमान पत्र में दे दिया था जी। और लोगों को लगना चाहिए। और चौथी बात, मैं हर एक समय मेरे मन में एक ख्याल रखता था, हर एक समय मेरे दिल में एक ख्याल रहता था कि मुझे जो वेतन मिलता है, जी। कोई गांव का किसान नमक परचेस करता है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स देता है, जीएसटी देता है, वैट देता है, उसके पैसे से मेरा वेतन आता है जी। तो मेरा उत्तरदायित्व गरीबों से रहेगा, किसानों से रहेगा, युवकों से रहेगा और जो अन्याय पीड़ित है जी। उसके प्रति रहेगा। मेरे ऑफिस में मैं कभी भी किसी भी क्रिमिनल को आने नहीं देता था जी। मैंने तो बहुत से क्रिमिनल चुन के भी आ गए थे, तभी भी मैं उसको प्रवेश नहीं देता था। लेकिन गरीब किसान को पहली लाइन में और विदाउट अपॉइंटमेंट, मैं कभी भी मेरे अपॉइंटमेंट के लिए नहीं बोलता था। विदाउट अपॉइंटमेंट मुझे कोई भी कितने भी मजे मिले। जी। वैसे ही मेरे कांस्टेबल्स, आईजी को मिलना कांस्टेबल को तो बहुत बड़ी परेशानी रहती है, लेकिन मैंने वायरस कर दिया सभी जिलों के कि कोई भी कांस्टेबल और अफसरान को दिक्कत हो वो सीधा मेरे ऑफिस में आ जाए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में, कभी भी आ जाए, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं। तो ये सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट से ये सब मैं लोगों को मदद कर सका। जो नासिक परिक्षेत्र में जो किसानों के बच्चे, उसको नौकरी का आमिष कि तुमको हम गवर्नमेंट का जॉब देंगे, जी। जी। शासन की नौकरी देंगे, किसी से 5 लाख लिया, 10 लाख लिया, 15 लाख रुपए लिया और 8-8, 10-10 साल से ऐसे 400-500 ग्रेजुएट हमारे नौजवानों के पैसे डुबा के रखे थे। वो भी हमने 40 गैंग्स जेल में डाले जी। और किसानों के बच्चों को जिसने नौकरी का आमिष दिखाया था और पैसे लिए थे, वो भी 3.5 करोड़ रुपए हमने वापस किए। बहुत बढ़िया। एक दिन गांव में स्टेट ट्रांसपोर्ट की एसटी बस आ गई, तो एसटी बस का जो चालक ड्राइवर था वो भी बहुत वीआईपी लगता था कि ड्राइवर ने किसी के साथ बात कर ली गांव में, किसी का पहचान वाला निकल गया ड्राइवर, तो वो जो आदमी के साथ बात करते थे वो भी हमको इम्पोर्टेंट पर्सन लगता। गवर्नमेंट सर्वेंट थे इसलिए। करेक्ट। तो मैं जब पहली या दूसरी में था तब मैंने मेरी माँ को पूछा कि ये स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो एसटी बस है, इसका मालिक कौन है? इतनी बड़ी गाड़ी है और इसका मालिक कौन है? तो मेरी माँ ने बोला कि इसका मालिक सरकार है। मुझे लगा सरकार मतलब बहुत बड़ा आदमी होगा। फिर हमारे गांव के बाजू में ओझर करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री है, काफ़ी फाइटर प्लेन ऊपर से जाते थे। अच्छा। तो मैं गांव का लड़का, तो मैंने एक दिन माँ को पूछा कि माँ ये हवा में उड़ने वाला प्लेन किसका है? बचपन से मैं काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में मैं सवाल करता था, सवाल उठाता था। तो माँ ने भी बोला ये भी सरकार का है, क्योंकि उस दिन तहसील प्लेस में एक ही जीप रहती थी, वो तहसीलदार के पास रहती होंगी मेरे ख्याल से, उसके कभी कभी गांव से गुजरती थी। तो महाराष्ट्र सरकार ने, तो महाराष्ट्र शासन ऐसा लिखा रहता था। तो सरकार जो लफ्ज है उसके बारे में बहुत मुझे लगाव हो गया। तो एक दिन स्कूल में हमारी टीचर ने सबको पूछा कि आगे बनकर तुमको क्या क्या बनने का है, भविष्य में आपको क्या बनने का है? तो बहुत से लोगों ने बोला, उस समय डॉक्टर का भी काफ़ी अच्छा रेपुटेशन था। कोई किसी ने बोला डॉक्टर, किसी ने बोला पुलिस बनने का, किसी ने बोला मुझे शिक्षक बनने का। तो मैंने बोल दिया मुझे सरकार बनने का है। तो सब हंसने लगे।
मैं सरकार तो नहीं बन पाया, लेकिन एक सरकार का जिम्मेदार भाग होने का सौभाग्य मुझे मिला और मुझे मेरा ये जीवन महाराष्ट्र की जनता के लिए समर्पित करने को मिला। मेरा 12th के बाद आईजी बनने का खर्चा 1200 रुपये, सिर्फ 1200। आज तो बहुत सारे 5-5, 10 लाख रुपए 2 क्लासेस लगा रहे हैं। लगाते क्योंकि अभी माहौल वैसा है। अच्छा, मैं क्लासेस के बारे में ज़्यादा मैं टीका और टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ क्लासेस वाले मैंने ऐसे भी देखे जो लड़के ने उसके क्लासेस में प्रवेश भी नहीं लिया, लेकिन वो सिलेक्ट गया तो उसका नाम क्लास पे आ गया। जाहिरात के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ये बहुत बुरी बात है। मतलब क्लास लगाना चाहिए या नहीं? हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? नहीं, जो बच्चे अभी यूपीएससी एमपीएससी करते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि उसने 8वीं से लेके 12वीं तक सभी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना चाहिए जी। वो सब बेसिक फंडामेंटल जो मूलभूत ज्ञान है वो वहाँ से मिलता है। मैं बिना क्लास का सिलेक्ट हुआ इसका मतलब तुम भी सिलेक्ट होंगे ऐसा नहीं है। हर एक का, लेकिन क्लासेस निहायत जरूरी नहीं है जी। जिस दिन तुमने ठान लिया कि तुमको पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम देने की है, उसी दिन तुम प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस लेके आओ जी। सोर्स मटेरियल कलेक्ट करो, एग्जाम के एडवर्टाइज आए ना आए, विज्ञापन आए ना आए, तुम कम से कम 6 घंटा स्टडी करना चाहिए। और मुझे तो नहीं लगता कि बहुत होशियार लोग लगते हैं, जो कष्ट करने वाले, जो जिद्दी, आत्मविश्वास भरे लोग स्पर्धा परीक्षा में यशस्वी होते हैं। तुम्हारे इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, रूथलेस डिटर्मिनेशन चाहिए और विनिंग एंड किलिंग इंस्टिंक्ट चाहिए। तुमको 10th में कितने मार्क्स है, 12th में कितने मार्क्स है, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स है, उसमें थोड़ा भी मैं भरोसा नहीं रखता हूँ जी। लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, हार्ड वर्क करने की ये चाहिए, उर्मी चाहिए, प्रिजर्वेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और रूथलेस डिटर्मिनेशन चाहिए। आजकल बहुत सारे बच्चे 4-5 साल से पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो फेल होते जा रहे हैं। उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाकर कुछ बच्चे तो आत्महत्या भी करते हमने देखा है। तो ऐसे बच्चे ने क्या करना चाहिए, इसका कारण क्या है और उन बच्चों कैसे आप क्या बताएंगे उनको? नहीं देखो यार, आईएएस और आईपीएस यही जिंदगी का अंतिम ध्येय नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अभी मैं 2-3 आपको उदाहरण कोट करना चाहता हूँ। पद्मश्री श्रीमान अन्ना हजारे जी जी, वो आर्मी में ड्राइवर थे जी, लेकिन आज जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये अन्ना हजारे साहब की देन है। आज गरीब झोपड़ी वाला आदमी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का लेटर जी, जो सीक्रेट नहीं है वो अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन 12 रुपये भर के मांग सकता है जी। ये आम आदमी को जो सबलीकरण हुआ, सशक्तिकरण हुआ, तो सिर्फ आईएएस और आईपीएस लाइफ नहीं है जी। तुम जहाँ भी हो, तुम वो जॉब के लिए कितना न्याय देते हैं, कितना तुम्हारा दिल से काम करते हैं, मन से काम करते हैं, इसके ऊपर वो जॉब का महत्व है। नहीं तो बहुत से आईएएस आईपीएस भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। तुम्हारे जॉब की तरफ कमिटमेंट और कन्विक्शन रहा जी, तो तुम एक दिन दुनिया तुम्हारे नाम की दीवानी हो जाएगी और इतिहास भी तुम्हारे नाम का नोंद करेगा। हार्डवर्क की लास्ट, इसका ऑप्शन हार्डवर्क की है। यस सर, आफ्टर रिटायरमेंट आपने क्या सोचा है, देश और समाज के लिए आप क्या कार्य करना चाहते हैं? पहले तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं सेवानिवृत्त हो गया। हाँ जी।
सोल्जर नेवर डाई, कॉप नेवर रिटायर्स। जी तो ये वर्दी का, आज भी मैं पुलिस में नहीं हूँ, लेकिन पुलिस उपलब्धि मेरे नाम पे हमेशा, हाँ जी, ये जब तक ये देश चांद और सूरज रहेगा तब तक ये पुलिस मेरे नाम से लगा रहा हूँ। अभी कांस्टेबल्स लोगों के लिए मैं 10,000 घर बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया। नवी मुंबई एयरपोर्ट के बाजू में। उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम जल्दी करने का है। दूसरा, 2-3 अच्छे स्कूल निकालने का मैं प्लान कर रहा हूँ, और मैं जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ने वाला हूँ कि वो क्या डिसीजन लेते मेरे बारे में, वो डिसीजन मैं लेने वाला हूँ। लेकिन मेरा आखिरी श्वास तक, जब तक मेरा एक खून का खून बाकी है, मेरा पसीना, पूरा मेरा जीवन मैं भारत माता के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी, किसानों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। बहुत जरूरी है। और जो युवक स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए समर्पित करना चाहता हूँ। जिस दिन तक किसानों के चेहरे के ऊपर हास्य और हमारे युवक के चेहरे के ऊपर आत्मविश्वास जिस दिन तक नहीं आता, उस दिन तक हम महासत्ता नहीं बनेंगे। हम बहुत बोलते कि हम सुपर पावर बनेंगे, लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल है। जिस दिन तक हमारा किसान खेत और खलियान में खुशी से उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान रहेगी, और जो हमारे यूथ है, हमारे युवक है, उसके चेहरे पे आत्मविश्वास होगा, ये जिस दिन होगा, पूरा होगा, उस दिन हम सुपर पावर बनेंगे। मैंने इजराइल में भी 1.5 महीना प्रशिक्षण लिया, लेकिन इजराइल के जो किसान मैंने देखे, इजराइल के यूथ देखे, मैं तो सही में बोलता हूँ कि हमको महासत्ता नहीं बनने का है, हमको सुपर पावर नहीं बनने का है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने या न बने मालूम नहीं मुझे, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने ना बने इसके ऊपर भी, लेकिन मेरी भारत माता इजराइल जैसी होनी चाहिए। मैंने 1.5 महीना वो देश का स्टडी किया, 1.5 महीना मुझे रहने के लिए संधि मिली, लेकिन जो वो लोगों का नेशनल कैरेक्टर है, राष्ट्रीय चारित्र्य, स्वयं चारित्र्य, देश के प्रति समर्पण भावना, मैंने ऐसा कभी किधर भी देखा नहीं है। तो मेरा तो सपना है मेरी भारत माता सुपर पावर बने या ना बने, महासत्ता बने ना बने, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने ना बने, लेकिन मेरी भारत माता इजराइल जैसी नेशनल कैरेक्टर वाली, वैयक्तिक चारित्र्य, राष्ट्रीय चारित्र्य ऐसी होनी चाहिए। हम महासत्ता बन भी गए, लेकिन हमारे देश में नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चारित्र्य की निर्मित नहीं हुई, तो क्या फायदा। हाँ, वही बात। तो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हर एक व्यक्ति में राष्ट्रीय चारित्र्य, हर एक व्यक्ति में वैयक्तिक चारित्र्य, और हर एक व्यक्ति का देश के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। जो किसानों के 30 करोड़ रुपए जो व्यापारी लोगों ने, ट्रेडर्स लोगों ने डुबा दिए थे, हाँ, मैंने वो 30 करोड़ रुपए किसानों के वापस करके उसके हाथ में दिए। तो नई सोचाई, नई दिशाएं, नए बनाए रास्ते, नई सोचाई, नई दिशाएं, नए बनाए रास्ते, अपने लिए नई यारो, जिए वतन के वास्ते, जिए वतन के वास्ते। हे भाव, ये जो विचार है,
ये जो विश्वास है वो हर एक के मन में पैदा होना चाहिए। सर, जो आम आदमी है जो बड़े ऑफिसर से मिलने के लिए और न्याय मांगने में डरते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि मेरी करीब 35 साल सेवा हुई है, लेकिन मेरा जो निरीक्षण है जी, आज भी हमारे पब्लिक सर्वेंट, सरकारी नौकर, वो नौकर जैसे बिहेवियर नहीं करते, वो मालिक के तरह बिहेवियर करते। ये सबसे बड़ी ये देश की ट्रेजेडी है। जिस दिन हमारे नौकरशाही का हर एक आदमी खुद को पब्लिक सर्वेंट समझेगा जी, उस दिन हम सुपर पावर बन सकते हैं। क्योंकि आज जो सरकारी नौकर है, तुम हेड कांस्टेबल के पास चले जाओ, पटवारी के पास चले जाओ, वो आज भी काफ़ी लोग जनता के मालिक समझते हैं। जी जी, और ये उसने उस दिमाग में से निकालना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, ये भी जन सेवक है, जनता का सेवक है, वो जनता का मालिक नहीं है। जिस दिन ये भावना हर एक के मन में आ जाएगी, हर एक पब्लिक सर्वेंट के, कि मैं जो सामने वाला आदमी आया मेरे पास, मैं उसका नौकर हूँ, मैं उसका मालिक नहीं हूँ। वो जो नमक खरीदी करता है, उसमें जो जीएसटी भरता है, वहाँ से मेरी सैलरी आती है। ये भावना रखी तो हमारे इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। दूसरा, मैं जो पृष्ठभूमि से आया हूँ, मेरी माँ वारकरी संप्रदाय की थी, और वारकरी संप्रदाय के लोग खुद के थाली में एक भाकर होगी और सामने कोई खाने वाला आ गया तो आधी भाकर उसको देने की हमारी संस्कृति है। ये संस्कार अभी का अब तक आपको काम में है? मेरी पृष्ठभूमि, मेरे संस्कार, इसकी वजह से मैं जनता की सेवा करता हूँ। सर, आजकल के बहुत सारे युवक हैं और उनको भी देश और बाकी बड़े पोस्ट पर रहकर देश की सेवा करने का उनका है, तो आपको वो लोगों को क्या बताएंगे आप? दुनिया में हमारे भारतवर्ष के जो युवक है वो सबसे इंटेलिजेंट समझे जाते हैं। तो मैं हमारे यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा ध्येय इतना बड़ा रखो, सपना इतना बड़ा रखो कि लोग तुमको हंसना चाहिए। लो एम इज फेल्योर इज नॉट, बट लो एम इज क्राइम। तो बहुत बड़ा सपना देखे, वो सपना देखने के बाद उसके प्रति तुम खूब कष्ट करें और सपना पूरा करने के लिए पागल बन जाओ। ये जो पागल लोग रहते हैं वही इतिहास का निर्माण करते हैं। जी, भगत सिंह देखो, सुखदेव देखो, राजगुरु देखो, जो स्वप्न पूर्ति के लिए तुम पागल बन जाओ। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मंत्र मैं देता हूँ कि खुद के ऊपर विश्वास रखो। तुम्हारा आत्मविश्वास यही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। और एक शाहरुख खान का बहुत बड़ा डायलॉग है, बढ़िया डायलॉग है, जब तुम कोई चीज़ दिल से चाहते हैं तो तुम्हारे स्वप्न पूर्ति के लिए पूरी कायनात तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। तो हर एक चीज़ तुम दिल से करो, मन से करो, और स्वप्न पूर्ति के लिए तुम पागल बन जाओ। आज का जो इतिहास निर्माण किया है वो पागल लोगों ने निर्माण किया है, ये ध्यान में रखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद सर। धन्यवाद।